तो हाँ जी भैया, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में लगभग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सबको आपको पता होगा। थोड़ा सा आज हम डिटेलिंग में बात करेंगे। जिन लोगों का अभी तक शायद नए कॉलेजेस में गए होंगे, एडमिशन लिया होगा, हो सकता है चैप्टर छूटा हो, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं आता है सिलेबस में, पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, लेकिन हाँ मिनिमम 3 to 5 मार्क्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो कोशिश करते हैं ज़रा समझने की। चैप्टर में जो पहला टर्म आ रहा है आपका यूनिट और दूसरा है मेजरमेंट। तो पहले बात करते हैं फिजिक्स में मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और मेजरमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ये हमको जानना जरूरी है। तो फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स को एक एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं फिजिक्स को? एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। यहाँ पे बिना मेजरमेंट के कोई भी कंक्लूजन पे हम नहीं पहुँचते हैं, इसलिए इसको एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ मेजरमेंट के बाद ही बोल पाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे अगर हम बाइक लेने जाते हैं, एक बाइक खरीदने जाते हैं या स्कूटी खरीदने जाते हैं, तो बहुत कुछ जानना जरूरी होता है ना स्कूटी के बारे में या बाइक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल उसका माइलेज हमको पता होना चाहिए, उसकी सीट की लेंथ कितनी है वो पता होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी है वो पता होनी चाहिए, पिकअप कितना है वो पता होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल अचानक से आप बाइक खरीद लेते हो, स्कूटी खरीद लेते हो, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप पता चलेगा बाइक तो ले आए और 100 रुपये के पेट्रोल में वो चल रही है सिर्फ 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो नुकसान हो गया ना आपका। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही हम चीज़ों को खरीदते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की हमको मिलती कैसे हैं? इन्फॉर्मेशन मेजरमेंट के बाद ही तो मिलती है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप मेज़र कर सकते हो, तो मेज़र करने का मतलब है क्या, उस बॉडी के बारे में या उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, है ना। किसी भी बॉडी के बारे में अगर आप कोई मेजरमेंट एक रख सकते हो, एक मेजरमेंट यानी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, कोई भी चीज़ को मेज़र कर रहे हो, तो मेजरमेंट का मतलब यही हुआ कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो या कुछ इन्फॉर्मेशन रख रहे हो। और कहने की बात की जाए तो उस बॉडी के बारे में आप कुछ कह सकते हो, क्योंकि उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना। उस बॉडी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब उस बॉडी के बारे में आप कुछ कह सकते हो। ठीक, तो मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस है। मेजरमेंट का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम कुछ कहना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि उस चीज़ को मेज़र कर लिया जाए, और मेज़र करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बेसिक सी चीज़ बोल पाएंगे या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी। तो इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को अगर मेज़र कर रहे हैं तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक शुगर शॉप पर जाते हो, ठीक, एक शुगर शॉप पे जा रहे हो और आपको चीनी खरीदनी है। चीनी खरीदने के लिए कुछ क्वांटिटी बताओगे उसको, फॉर एग्जांपल 2 kg ऑफ क्वांटिटी चाहिए आपको, ठीक है। उस शुगर की क्या चाहिए, 2 kg ऑफ क्वांटिटी आपको लेनी है। तो 2 kg का मतलब क्या हुआ, 2 kg एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। मेजरमेंट के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की जरूरत पड़ती है। तो 2 kg है क्या, 2 kg एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी की जरा बात करते हैं, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज को ओबे करे या फॉलो करे, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसी टर्म से हम कैसे डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, तो एनी क्वांटिटी दैट फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स इज called as physical क्वांटिटी। कोई भी ऐसी एक क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे 2 kg ऑफ शुगर ही लेनी है आपको, तो 2 kg ऑफ शुगर क्या है, जब आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो उसके पास हिंदी में बोले तो बांट रखे होते हैं ना, हिंदी में बोले तो बांट, अदरवाइज उसको बोलते हैं वेट, ठीक है। तो वेट रखे हुए होते हैं। वेट से क्या करता है, वो वेट से कंपेयर करता है चीनी की एक क्वांटिटी को, चीनी के एक अमाउंट को, है ना। चीनी की एक क्वांटिटी को मेज़र करता है और मेज़र करने के बाद आपको देता है। और वेट के बारे में अगर हम बात करें तो वेट क्या है, F = mg के बराबर होता है वेट, है ना। F = mg के बराबर होता है वेट। तो जो चीनी का आपका मास है या कह लें वेट है, वो क्या कर रहा है, फिजिक्स के एक लॉ को फॉलो कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, है ना। mg को फॉलो कर रहा है, तो फिजिक्स के एक लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 2 kg क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आई बात। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी वो क्वांटिटी होगी जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में ज़रा देखते हैं क्या है फिजिकल क्वांटिटी, उसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 kg ऑफ शुगर, है ना। ये 2 kg ऑफ शुगर जो लिखा हुआ है, एक फिजिकल क्वांटिटी है आपकी। 2 kg क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो 2 kg ऑफ जो शुगर लिखा हुआ है, इसमें 2 वैल्यूज़ दिख रही होंगी, एक ये वैल्यू दिख रही है आपको और एक ये चीज़ को दिख रही है। तो पहली वैल्यू जो है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, या इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू,
इसी को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ, उसके बाद में लिखी हुई है यूनिट। ठीक है, ये क्या लिखी हुई है, इस चीज़ सेकंड चीज़ को बोलते हैं यूनिट। जैसे आपको मान लें मिल्क खरीदना है, ठीक है, मिल्क लेना है, तो क्या करते हैं, 4 लीटर ऑफ मिल्क मांगते हैं ना, 4 लीटर ऑफ मिल्क मांगते हैं हम लोग। तो 4 लीटर में पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, पहली चीज़ आपकी लिखी हुई है मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू है एक, और दूसरी चीज़ क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं यूनिट, इस न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट है। और न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि हम किस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम मेज़र हो रहा होगा, एरिया मेज़र हो रहा होगा, लेंथ मेज़र हो रही है, मास मेज़र हो रहा है, टाइम मेज़र हो रहा है, तो हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग यूनिट यहाँ पे अलग लगेगी। अगर टाइम मेज़र करना है कितने सेकंड में या कितने टाइम में आप अपने घर से स्कूल तक पहुँचते हो, मान लेते हैं 15 मिनट में पहुँचते हो या आधे घंटे में पहुँचते हो, ठीक है, आधे घंटे में पहुँचते हो, तो ये सब क्या है, ये सब यूनिट हैं, टाइम की यूनिट है ये। इसी तरीके से ये लीटर क्या है, ये वॉल्यूम की यूनिट है, तो यहाँ पे यूनिट इसकी रखी गई है ना, ये वॉल्यूम की यूनिट है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप क्वांटिटी चेंज करोगे, कौन सी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी यूनिट भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 वेज। फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ को पहले हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, एक क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, दूसरी कौन सी, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, पहली कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी है आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात की जाए, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं आपकी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये खुद में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखती हैं। ठीक है, खुद में ही कंप्लीट हैं, इनको डिफाइन करने के लिए हमको किसी भी क्वांटिटी की ज़रूरत, किसी भी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ऑल दोज क्वांटिटीज़ which are independent from the other quantities are called as fundamental quantities। क्या बोलेंगे इनको, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, खुद में ही वेल डिफाइंड होती हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ये टोटल कितनी है, 7 इन नंबर हैं। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 7 इन नंबर हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट होंगी। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रा और बात करते हैं तो कौन कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे मास। ठीक है, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर मास को डिफाइन करना हो तो क्या आपको किसी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत है, मास को अगर डिफाइन करना है तो क्या किसी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत है, ज़रा सोच के देखो, अगर थोड़ी सी बुद्धि है तो सोच के देखो। मास को डिफाइन करने के लिए किसी भी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है हमको। उसी तरीके से लेंथ को मेज़र करना है, अगर लेंथ को मेज़र करना है तो क्या किसी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत है, क्या मास मेज़र करके आप लेंथ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। लेंथ को मेज़र करना है तो सिर्फ लेंथ को ही मेज़र करना पड़ेगा आपको, यानी लेंथ को डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो लेंथ खुद में डिफाइंड है। उसी तरीके से बात की जाए टाइम को डिफाइन करना है तो क्या किसी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत होगी आपको, क्या किसी भी बॉडी की लेंथ मेज़र करके उसके टाइम को बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता। क्यों, क्योंकि टाइम सेल्फ में ही डिफाइंड है, खुद में ही डिफाइंड है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए हमको किसी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसी तरीके से सेकंड टर्म आता है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो क्या लिखेंगे, ऑल दोज क्वांटिटीज़ which require fundamental quantities to define them are called as derived quantities। इनको क्या बोलेंगे, derived क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको बताने के लिए, जिनको बनाने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़।
ठीक है, उनको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़। अभी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के एग्जांपल की बात करें जरा समझ में आएगा। अभी देखो एरिया की बात की जाए अगर, तो एरिया को डिफाइन करने के लिए हमको, किसी भी बॉडी की एरिया को डिफाइन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेथ पता होनी चाहिए या हाइट पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं अगर रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक, एल इंटू बी करते हैं तभी तो हमको रेक्टेंगल का एरिया मिलता है। स्क्वायर का चाहिए हो तो एल स्क्वायर करते हैं। अब देखो अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी एक लेंथ ही तो है, तो ब्रेथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेलोसिटी की, किसकी बात की जाए, वेलोसिटी की या स्पीड की, तो वेलोसिटी या स्पीड दोनों क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो लेके चलते हैं हम लोग, है ना। स्पीड या वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमको, बताओ किसकी जरूरत पड़ती है हमको, डिस्टेंस या टाइम की। इन दोनों का रेशियो लेंगे और रेशियो लेने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी उसको वेलोसिटी या बोलते हैं हम स्पीड। तो यानी जो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, ये एक लेंथ है और टाइम क्या है, ये टाइम ही है। तो लेंथ जो दी हुई है ऊपर वो क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, नीचे जो टाइम दिया हुआ है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो भी आप कोई भी क्वांटिटी डिफाइन करोगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में, वो किससे बनी होगी, वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनी होगी। अब अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की जाए तो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की नाम जरा जान लेते हैं। तो पहली है हमारी मास, मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी कौन सी है, लेंथ, लेंथ भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तीसरी बात की जाए तो तीसरी है आपकी कौन सी, टाइम, ठीक, टाइम भी आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्थ बात की जाए तो टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपका कैसा है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक, टेम्परेचर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिफ्थ क्वांटिटी की बात की जाए तो आपका मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। तो अमाउंट ऑफ मैटर जिसको मोल में पढ़ते हैं, है ना, याद आया होगा केमिस्ट्री में मोल के बारे में पढ़ते हैं, तो वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। फिफ्थ की हो गया। सिक्स की बात की जाए तो सिक्स आपका करंट है, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी में ही रखा गया है। इसके अलावा बात की जाए 7 नंबर की तो ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता, इंग्लिश में ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये सारी की सारी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लिखा जाता है, मास को, ये मास का रिप्रेजेंटेशन। लेंथ को लिखना हो तो ये लेंथ को लिखा जाता है, डिस्टेंस को लिखना हो तो डिस्टेंस भी आपकी लेंथ है, उसको भी ऐसे लिख देंगे। टाइम की बात की जाए तो टाइम को लिखा जाता है कैपिटल टी से। टेम्परेचर की बात की जाए तो के से लिखेंगे या थीटा से, ठीक है, या तो के लिख लेंगे या तो थीटा, दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है, एक का इस्तेमाल, या तो के का या थीटा का। अमाउंट ऑफ मैटर की बात की जाए या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात की जाए तो इसको मोल से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से लिखा जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर किया जाता है। और लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी को कैंडेला से, सी डी, क्या पढ़ते हैं, कैंडेला, सी डी। अब डेराइव्ड क्वांटिटी जितनी भी आप अदर इन क्वांटिटीज़ को छोड़ के जितनी अदर क्वांटिटीज़ सोच पा रहे हो, जितनी भी सोच पा रहे हो, सारी की सारी आपकी कैसी हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स के अलावा जर्क या एक्सेलरेशन, कोई भी क्वांटिटी है आपकी जो इन 7 क्वांटिटीज़ को छोड़ के हैं, वो सारी की सारी आपकी कैसी हैं, वो सारी की सारी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब यहाँ पे जरा एक हम बात कर लेते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का मतलब क्या हो, जरा एक बार फिर देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई है हमारे पास, तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेज़र किया जाए तो मेज़र करने का मतलब क्या होता है, उसको एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ या स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हैं। जैसे 1 kg ऑफ शुगर आप लेने जाते हो तो 1 kg ऑफ शुगर क्या है, वेट रखा हुआ है उसके पास। अब वेट से क्या करता है, एक 1 kg ऑफ शुगर के अमाउंट को कंपेयर करता है ना, एक क्वांटिटी को कंपेयर करता है एक किसके साथ, वेट के साथ, फिर आपको वो क्वांटिटी देता है। तो मेजरमेंट क्या है, एक तरीके का कंपेरिजन है ना, मेजरमेंट क्या है, एक कंपेरिजन है। और हमने देखा मेजरमेंट के लिए कंपैरिजन तो है, और कंपैरिजन के लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ी, 2 चीज़ों की, एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगी और दूसरी उसकी यूनिट चाहिए होगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी की यूनिट लगेगी, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू की ही यूनिट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 2 kg ऑफ शुगर चाहिए तो 2 सेकेंड ऑफ शुगर नहीं मांग सकते आप, है ना। 2 सेकेंड ऑफ शुगर मांगा है क्या किसी ने आज तक, नहीं मांगा होगा। अगर बात की जाए आपको 2 किलोमीटर चलना है, ठीक, 2 किलोमीटर चलना है, तो क्या 2 किलोग्राम चल देते हो, कभी कभी नहीं चला होगा, है ना। 2 किलोग्राम के हिसाब से चलो, कभी नहीं चला होगा। तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिस क्वांटिटी को आप मेज़र कर रहे हो, उसी के यूनिट का इस्तेमाल होता है। अब जरा यहाँ पे बात आती है, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है, इसको मेज़र करना है तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी,
इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, यूनिट ऑफ लेंथ के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर मान लेते हैं Q कोई फिजिकल वैल्यू है तो हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट लिखते हैं, दोनों साथ में तो लिखते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली proportional to the length of the unit। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ द यूनिट के। फॉर एग्जांपल अगर 5 मीटर चलना है आपको, 5 मीटर चलना है तो इसको हम लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर के बराबर लिख सकते हैं। अब सेंटीमीटर क्या है, ये आपकी है यूनिट, है ना, ये क्या है, यूनिट। तो यूनिट की वैल्यू क्या देख रहे हैं हम लोग, यूनिट की वैल्यू कम हो चुकी है क्योंकि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। अब जब इसकी वैल्यू, सेंटीमीटर की वैल्यू कम हो गई तो देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ा। से एक फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ से फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लेते हैं पहले, N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। ठीक है, क्या लिखा, N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द यूनिट। तो यहाँ से क्या आएगा, NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी एक, है ना, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे तो NU यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2, है ना, N2U2। ये कब इस्तेमाल होगा, ये जब अभी हम सिस्टम चेंज करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज करने की बात होगी तो वहाँ ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। और Q क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसकी यूनिट चाहिए। ठीक, अब जरा बात करते हैं यूनिट के बारे में, बार बार टर्म बोल रहे हैं ना, यूनिट। तो यूनिट क्या है, यूनिट के बारे में जानते हैं जरा। यूनिट की अगर बात की जाए तो यूनिट क्या है आपकी, यूनिट को हम कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट सेट किया गया है। ठीक है, क्या है, स्टैंडर्ड अमाउंट सेट किया गया है किसी भी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट सेट किया गया है जिससे उसी काइंड की, उसी तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल किलोग्राम एक यूनिट है, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर 4 kg ऑफ शुगर चाहिए, अगर 4 kg ऑफ शुगर चाहिए, 2 kg ऑफ पोटैटो चाहिए, टोमेटो नहीं खरीदेंगे, बहुत महंगे हैं आजकल। पोटैटो की बात की जाए तो पोटैटो सस्ता है थोड़ा सा, पोटैटो अभी औकात में है, टोमेटो औकात भूल चुका है, तो टोमेटो की बात नहीं करेंगे, मार पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो 2 kg ऑफ अगर पोटैटो चाहिए, तो 2 kg ऑफ पोटैटो चाहिए, तो पोटैटो की बात करते हैं तो ये क्या है, 2, हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू, kg यूनिट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस यूनिट को 2 टाइम्स कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, किलोग्राम क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, और इस स्टैंडर्ड वैल्यू को क्या किया जा रहा है, 2 टाइम्स किया जा रहा है ना। तो कंपैरिजन ही तो है एक तरीके का, क्या है, एक कंपैरिजन ही हो रहा है एक तरीके का। और कंपैरिजन के बाद हम क्या कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी का, है ना, जो क्वांटिटी यहाँ पे दे रखी है, जिसकी यूनिट दे रखी है, उसी तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए यहाँ पे, उसका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक, और कंपैरिजन करके हम क्या बता रहे हैं, एक फिक्स वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम दे रहे हैं। तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जिससे हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, सेम काइंड की चीज़ों को, और उसके बाद एक फिजिकल वैल्यू तक पहुंचते हैं। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंचते हैं। ठीक, तो अगर बात की जाए यूनिट की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, तो यूनिट की प्रॉपर्टी कहती है इट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट क्या कहता है, यूनिट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये पहली बात तो बहुत अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 kg ऑफ शुगर लेके आए हम और कल तक का इंतज़ार किया, कल ये 2 ग्राम ही रह गई। ठीक, तो टाइम के साथ चेंज हो गई है ना, क्वांटिटी चेंज हो गई क्वांटिटी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए फिजिकल यूनिट के साथ, यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ। तीसरी बात की जाए, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज़, मतलब साइज़ ऐसा होना चाहिए कि आप उसको लिख पाओ। ऐसा ना हो इतना बड़ा साइज़ दे दिया कि पूरे ब्लैक बोर्ड पर हम लिख दें, तो ऐसा साइज़ नहीं होना चाहिए ना। कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए कि आप लिखना चाहो एक आधी लाइन में आ जाए। ठीक, 1 या 2 वर्ड से बन जाए। ठीक, 1 या 2 लेटर से बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, वर्ड से या लेटर से बन जाए, इतना होना चाहिए। ठीक, तीसरी चीज़, हर जगह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अदरवाइज़ पता चलेगा यहाँ से 2 किलोग्राम आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर कर लें गोल्ड है
अमेरिका में लेके गए, वो 2 क्विंटल हो गया, 2 क्विंटल हो गया, ठीक है, 2 क्विंटल हो गया, तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी ना। वहाँ से आने वाला आदमी यहाँ बेचारा भिखारी हो जाएगा, वहाँ से 2 क्विंटल लेके चला, यहाँ 2 किलोग्राम के बराबर हो गई, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं। जो वैल्यू यहाँ हो उसकी यूनिट की, वही वैल्यू विदेशों में होनी चाहिए, हर जगह लगभग सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो ये 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, यूनिट की, ठीक। एक चीज़ और कह सकते हैं कि यूनिट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम फिजिकल कंडीशंस, है ना। इट शुड बी independent from physical conditions, जैसे कि टेम्परेचर हो गया आपका, पता चले ठंडक के दिनों में यूनिट ही बदल गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठंडक के दिनों में और गर्मियों के दिनों में यूनिट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम ही रहनी चाहिए, वो ग्राम में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये यूनिट है। अब यूनिट भी 2 तरीके की होती हैं, जैसे आपकी क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी क्या है, अभी पढ़ा था, याद होगा, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल हम करेंगे उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, और जिन यूनिट्स का हम इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, जिन यूनिट्स का इस्तेमाल हम करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए, उनको डेराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे कैसे होती है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की जाए तो लोग खाली बैठे हुए थे, ठीक है, खाली बैठे हुए थे, कुछ ना कुछ करना, तो क्या कर दिया गया, सिस्टम ऑफ यूनिट दे दिए गए। क्या है ये, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है। क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है जो हर तरीके की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दिया गया है। क्या है, इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ गिवन टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। कई तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफाइन करने के लिए एक सेट ऑफ यूनिट्स है। 4 तरीके का है। पहला दिया गया है CGS, ठीक, CGS। फ्रांस के लोग बहुत खाली बैठे हुए थे, बहुत टाइम था उनके पास, तो बोले चलो कुछ बना देते हैं, तो उन्होंने CGS यूनिट बना दिया, ठीक है। फ्रांस वालों ने कहा चलो CGS यूनिट बना देते हैं, बना दिया। C से क्या मेज़र करेंगे हम, C से हम मेज़र करेंगे लेंथ, और ये होगा सेंटीमीटर। G से क्या मेज़र करेंगे, G से मेज़र करेंगे मास, और ये होगा ग्राम, ठीक है। मास में क्या होगा, ग्राम होगा आपका। उसी तरीके से S से क्या मेज़र करेंगे, सेकंड, टाइम को मेज़र कर लेंगे, ठीक। दूसरी बात की जाए, पहली सेट ऑफ यूनिट है, ठीक, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है। दूसरा है FPS, ठीक, FPS ब्रिटिश वालों ने बनाया, बहुत खाली थे वो भी, तो उन्होंने कहा हम अपना देंगे, तो उन्होंने अपना दे दिया, ठीक। अपना देने के बाद क्या बताया, FPS। F क्या है, फुट, P से पाउंड, और S से सेकंड, ठीक है। तो देखा होगा घर जो प्लॉट बेचे जाते हैं अभी भी, पर कहीं कहीं पे जब प्लॉट खरीदने जाओ तो लिखा होता है ना दीवारों पे 400 स्क्वायर फीट, है ना, 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और प्लॉट हमारा कितना, 1000 स्क्वायर फीट का। जब आपसे प्लॉट की लेंथ पूछी जाती है तो किलोमीटर में थोड़ी बताने लगते हो, ना मीटर में बताते हो, किस में बताते हो, फुट के हिसाब से बताते हो, है ना। 25 बाई 50 का प्लॉट है, 60 बाई 100 का प्लॉट है, तो क्या लिखा होता है, 25 फुट चौड़ाई है और 60 फुट लंबाई है या गहराई है कह सकते हैं। तो फुट में मेज़र किया जाता है लेंथ को, ठीक। पाउंड में मेज़र किया जाता है मास को। अभी भी जब आप ऊन लेने जाते हो ना, ऊन लेने जाते हो, ऊन लेने के लिए अभी भी ऊन को किस में मेज़र किया जाता है, पाउंड में मेज़र किया जाता है ऊन को, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड, वो टाइम के लिए। तीसरी यूनिट की बात की जाए तो MKS है, MKS है, ठीक। ये भी फ्रांस वालों ने दिया, वो बहुत खाली हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा हम दूसरा यूनिट देंगे। उन्होंने कहा वो वाला अच्छा नहीं बजा नहीं आया उसमें, तो दूसरा देंगे। उन्होंने क्या दिया, MKS। ये क्या है, M है मीटर के लिए, K है किलोग्राम के लिए, और S है सेकंड के लिए, ठीक। फिर जेनेवा में एक मीटिंग हुई, जेनेवा एक प्लेस का नाम है। उन्होंने कहा हम एक नया यूनिट देंगे, SI यूनिट, ठीक है, जो हर जगह एक्सेप्टेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या होगा, SI यूनिट देंगे जो हर जगह एक्सेप्टेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस SI यूनिट में, पहले SI यूनिट का मतलब समझ लेते हैं। SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक जिनेवा में मीटिंग हुई और मीटिंग में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। जनरल कॉन्फ्रेंस में सेट किया गया कि अब जो यूनिट दी जा रही है उसको हम SI बोलेंगे, जिसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये हर जगह एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। क्या होगी, हर जगह एक्सेप्टेबल होगी, ठीक।
तो ये बताया इन्होंने। तो ये 4 सेट ऑफ यूनिट है मेनली जो क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है अभी तक समझ में आ गया होगा, जिसको नोट करना है नोट कर ले। ठीक, इसके बाद ज़रा बात करते हैं कुछ लेंथ की यूनिट्स की। ठीक है, लेंथ की यूनिट्स की बात की जाए थोड़ी सी, तो सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ की अगर बात की जाए तो अगर लेंथ की स्मॉलर यूनिट्स की बात की जाए, किसकी बात करें, अगर हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करें, छोटी यूनिट्स की बात करें, तो क्या क्या डिफाइंड होता है, सुना होगा फर्मी के बारे में। ठीक है, तो 1 फर्मी क्या है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। पिकोमीटर की बात की जाए तो 10⁻12 मीटर के बराबर है। नैनोमीटर की बात की जाए तो 1 नैनोमीटर आपका किसके बराबर है, 10⁻9 मीटर के बराबर है। 1 एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो एंगस्ट्रॉम आपका, इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम, A⁻0 लिख देते हैं। ठीक है, या सॉरी पावर नहीं बोलेंगे, A के ऊपर 0 बना देते हैं। ठीक, तो 1 एंगस्ट्रॉम, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर। तो ये स्मॉल वैल्यूज़ हैं या स्मॉल यूनिट्स हैं, जब हम किसी एटॉमिक साइज़ की बात करेंगे तो इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, तो नोट कर सकते हैं इतने में। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। ठीक, इसी के साथ में माइक्रोमीटर भी होता है, तो 1 माइक्रोमीटर लिख लेते हैं। ये भी 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻6 मीटर के। तो ये स्मॉल यूनिट्स हैं किसकी, लेंथ की। अब इसी तरीके से लार्ज यूनिट्स भी डिफाइंड है। तो मेनली 3 तरीके की लार्ज यूनिट डिफाइन है जिनको हम पढ़ेंगे। पहली कौन सी, लेंथ की हम लोग डिस्टेंस की या लेंथ की बोल सकते हैं। लेंथ की बड़ी यूनिट्स की बात करने वाले हैं, लार्ज यूनिट्स। ठीक है, लार्ज यूनिट्स। और इन यूनिट्स में क्या मेज़र करेंगे, इन यूनिट्स में मेज़र करेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमी की चीज़ें, स्पेस की चीज़ें, हमसे कितना दूर है, कौन सी गैलेक्सी हमसे कितना दूर है, कौन सा स्टार हमसे कितना दूर है, वो हम किस में यूज़ करेंगे, वो मेज़र करने के लिए हम इनका लार्ज यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली लार्ज यूनिट आपकी आती है, लार्ज डिस्टेंस या लेंथ क्या आती है, वो आपकी आती है लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो इसको ज़रा डिफाइन करते हैं, क्या होता है। लाइट ईयर का मतलब होता है जो हमारी लाइट है ना, जो देखते हो ना, सन से आने वाली लाइट, ये एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो होता है लाइट ईयर। तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर is called as लाइट ईयर। जो लाइट है वो एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो एक लाइट ईयर की बात की जाए तो एक लाइट ईयर बराबर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। वेलोसिटी किसकी हम देख रहे हैं, लाइट की देख रहे हैं, तो लाइट किस स्पीड से चलती है, c यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और टाइम क्या है, 1 ईयर का टाइम है हमारे पास, फुर्सत में बैठे हुए हैं एकदम, पूरे साल का टाइम है। 11th है, फर्स्ट ईयर इज़ अ रेस्ट ईयर मत बिल्कुल समझ के चलना, क्योंकि पढ़ा है ना, एक गाना है, कौन सा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम 11th में थे 11th में ही रह गए। तो फर्स्ट ईयर 11th है और बहुत ख़तरनाक है हमारी ज़िंदगी का, एंजाइटी, डिप्रेशन सब आ जाएगा आपको। ठीक, तो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तभी जाके कुछ होना है। C × 1 ईयर, V × T, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, टाइम क्या है, 1 ईयर। तो C की वैल्यू हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और 1 ईयर की वैल्यू क्या है, 1 ईयर को अगर डेज में कन्वर्ट करें, क्योंकि ईयर और सेकंड नहीं कैंसिल होगा, हमको लेंथ चाहिए, लेंथ किस में आनी चाहिए, मीटर में, तो यूनिट कैंसिल होनी चाहिए। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365.25 डेज हुए, अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे क्या आएगा, डेज आएंगे। तो डेज को हम सेकंड के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, तो यानी इसको और छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में इतने दिन, और एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे है ना, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो अब ये सेकंड यूनिट आई और सेकंड खत्म हो गया, तो मीटर बची हमारे पास यूनिट। तो बचा क्या, 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 365.25 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये आपका मीटर में आया है, ये क्या है, लेंथ है, मीटर में आया। अब इसकी वैल्यू अगर हम कहते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर, कितनी वैल्यू आती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी इतनी वैल्यू है एक लाइट ईयर की। यानी लाइट जो है आपकी वो एक साल में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब जब हम किसी भी स्टार को मेज़र करेंगे, वो स्टार, वो गैलेक्सी हमसे इतने प्रकाश वर्ष दूर है, तो यानी इतने साल लाइट चली होगी या इतने मीटर लाइट चली होगी तब वहाँ पहुँची होगी। ठीक, इतने मीटर, मान लो 10 साल लाइट को चलना पड़ रहा है उस स्टार तक पहुँचने के लिए, तो 10 ईयर्स रखेंगे यहाँ वैल्यू और कैलकुलेट करके लेके आएंगे, तो इतने मीटर दूर होगा हमसे वो।
ठीक है, समझ में आई बात, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। लाइट ईयर के बाद सेकंड जो बड़ी यूनिट आती है वो हमारी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा होगा किस कहाँ इस्तेमाल होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपकी इस्तेमाल होगी एस्ट्रोनॉमी में। कहाँ इस्तेमाल होगी? एस्ट्रोनॉमी में। तो ये होती क्या है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। किसके बीच की डिस्टेंस है? सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, और उसका भी क्या किया गया है? एवरेज लिया गया है। इसकी वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.49 × 10⁻11 मीटर। इसके बाद बात आती है पार्सेक की। सबसे बड़ी यूनिट यही है, पार्सेक। तो अगर बात की जाए, मान लो ये सन है, ठीक, ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये सन है, ये हमारी अर्थ है। अब अगर मान लो ये डिस्टेंस आपकी कौन सा यही होगी, ये डिस्टेंस क्या है? ये एवरेज डिस्टेंस है किसके इसके बीच की? सन और अर्थ के बीच की। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब अगर हम इस अर्थ से भागना शुरू करें और इतनी दूर पहुँच जाएँ कि मान लो पॉइंट पी पे पहुँच जाते हैं, और पी से हम क्या करें? सन को देखें। पी से क्या देखें? सन को देखें, और इस तरीके से देखें कि इस एंगल की वैल्यू अगर 1 सेकेंड बन रही है, एंगल की वैल्यू क्या बन रही है? 1 सेकेंड बन रही है, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पार्सेक। समझ में आई बात? इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक बोलेंगे। तो ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, और जो कहाँ इस्तेमाल होगी? जो वहीं एस्ट्रोनॉमी में ही इस्तेमाल होगी। ये भी इतनी बड़ी डिस्टेंस है ये। तो 1 पार्सेक की बात की जाए अगर, तो एंगल क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू, हमें पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, पढ़ा होगा सबने। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड है ना। एंगल की वैल्यू 1 सेकेंड है। आर्क लेंथ कितनी है? ये वाली आपकी आर्क है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई रेडियस क्या है? पार्सेक, 1 पार्सेक। तो यहाँ से हम 1 पार्सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। ठीक, अब इस 1 सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेकेंड को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, है ना, फिर डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। ठीक, पहले 1 सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, फिर मिनट से कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, डिग्री से कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ठीक, क्योंकि एंगल है ना। पार्सेक की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए यहाँ से, तो 1 पार्सेक की वैल्यू डायरेक्ट हम देख लेते हैं। 1 पार्सेक की वैल्यू आती है आपकी, यहाँ से डायरेक्ट हम वैल्यू लिख लेते हैं 3.08 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मीटर। ठीक, इतनी बड़ी यूनिट है ये। ठीक है, इतनी बड़ी यूनिट है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।